Hey everyone, this is Amit from IIT पटना। एकलव्य बैच सिलेक्शन नंबर 34 क्लास 12 2025 को टारगेट करेगा। होप सो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। अगर अभी तक आप एकलव्य बैच को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाइए और पूरे का पूरे एकलव्य बैच के लेक्चर्स को देखिए। उसमें बिल्कुल 5 नंबर 2 नंबर ऑब्जेक्टिव के जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, थ्योरीज होते हैं, एकदम आपको बेहतरीन ढंग से बताया गया है। आप वहां से जाइए, वहां से आपका टाइम भी सेव होगा। अगर आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो भी आप जा करके उस सारे लेक्चर्स को आप इंटू 2 के स्पीड में देख सकते हैं। आज के ये जो वीडियो है इसमें हम कैपेसिटर्स यानी कि संधारित्र को पढ़ेंगे। अगर आप पहले से कैपेसिटर पढ़े हुए हैं तो फिर ये वीडियो को आप इंटू 2 में देखिए, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि इसमें कैपेसिटर से रिलेटेड हर एक चीज को रखा गया है जो कि बिहार बोर्ड पूछता है। और ये वीडियो स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए, ये वीडियो कोई जेईई और नीट के लिए नहीं है, इसीलिए इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इसमें मैं बिहार बोर्ड के जो थ्योरीज होते हैं जो कि 5 नंबर में, 2 नंबर में और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, उसको लेकर के मैं यहाँ पे बनाया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप कैपेसिटर में बिल्कुल लर्नर है और अपना बेसिक ठीक करना चाहते हैं तो भी आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप पेन और पेपर लेकर के जरूर बैठे, क्योंकि इसमें जो नोट्स बनाया गया है वो बहुत ही शानदार तरीका से आपको अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, उसमें ब्लैक ब्लू आप अलग अलग पेन का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं, क्योंकि इस नोट्स को बनाने में मुझे 27 पेज लगे हैं, तो हो सकता है कि आपको 35 से 40 पेज भी लग जाए। तो इस वीडियो को आपको पॉज करके इसमें जो बात लिखे गए हैं उसको भी आपको एज इट इज लिखना है। ठीक, तो यहां से संधारित्र के डिफिनेशन को देखेंगे। तो डिफिनेशन क्या है? संधारित्र यानी कि कैपेसिटर वैसा युक्ति यानी कि डिवाइस जो विद्युतीय ऊर्जा, ठीक है, विद्युतीय ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युतीय आवेश यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को एकत्र कर सकता है, उसको कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर क्या है यानी कि संधारित्र क्या है? तो संधारित्र एक डिवाइस है, एक युक्ति है जो क्या करता है, विद्युतीय ऊर्जा या विद्युतीय आवेश को एकत्र करता है। यानी कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, दिस इज सेड टू बी कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का डिफिनेशन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा कि कैपेसिटर से आप क्या समझते हैं तो ये डिफिनेशन आपको लिखना है। अब देखते हैं कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटर। हमने अभी देखा है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस दोनों अलग अलग चीज है। कैपेसिटर का डिफिनेशन था कि यह एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब यहां पे कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि जिस कैपेसिटी के द्वारा, मतलब कि जिस क्षमता के द्वारा कोई भी कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है वो कैपेसिटेंस कहलाता है। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है। किसी चालक यानी कि कैपेसिटर, यहाँ पे जो चालक वर्ड लिया गया है, जहां पे जो कंडक्टर वर्ड मैंने यूज किया है वो कैपेसिटर के लिए किया है। तो किसी चालक या कैपेसिटर द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज को एकत्र करने की क्षमता को कैपेसिटेंस कहा जाता है। ये कैपेसिटेंस का डिफिनेशन है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, लेकिन उसके कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहा जाता है। तो आप सिंपल में ये भी लिख सकते हैं, यानी कि नोट में अगर आपको कहा जाए तो आप ये भी लिख सकते हो कि कैपेसिटर के कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहा जाता है। कैपेसिटेंस कहा जाता है। तो संधारित्र जो होता है वो जिस क्षमता के द्वारा अपने अंदर विद्युतीय ऊर्जा या विद्युतीय आवेश को एकत्रित करता है उसी क्षमता को संधारित्रता कहा जाता है। ठीक, अब यहां से एग्जांपल में हम देखेंगे। हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि ऐसे स्फीयर के फॉर्म में है। ठीक है, और इस पे क्या किया कि हमने चार्ज Q को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब चार्ज Q को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा यूनिफॉर्मली होता है। ठीक है, और आपको पहले से पता होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज को 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले का नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अभी जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये केवल और केवल 1D ऑब्जेक्ट के लिए होता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2D ऑब्जेक्ट के लिए होता है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3D ऑब्जेक्ट के लिए होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से सूचित करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से सूचित करते हैं और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो से सूचित करते हैं। यहां पर लैम्डा का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई लेंथ। ठीक, और यहां पर सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई एरिया। उसके बाद फिर यहां पर रो का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो तीनों को अलग अलग तरीका से लिखा जाता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1D ऑब्जेक्ट के लिए लागू होगा जैसे कि रॉड हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2D के लिए लागू होगा जैसे कि रिंग हो गया। उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे कि स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया। टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलाम बटा मीटर, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलाम बटा मीटर स्क्वायर और इसका ऐसा यूनिट होता है कूलाम बटा मीटर क्यूब। ठीक, तो ये चीज आपको समझना है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस डिस्ट्रीब्यूशन से भी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा यूनिट होता है कूलाम बटा मीटर, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा यूनिट होता है कूलाम बटा मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा यूनिट होता है कूलाम बटा मीटर क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक स्फीयर लिया, स्फीयर पे चार्ज है Q जिसको हमने क्या किया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे इसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लेटर सपोज इसका वोल्टेज का मान V है, V का मतलब वोल्टेज। ठीक, तो इसका जो कैपेसिटेंस का मान होगा C, वो C बराबर Q बटा V होगा। C बराबर Q बटा V। ठीक है, यहां पर C का मतलब क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो C बराबर जब Q बटा V लिखेंगे तो Q कैसे यूनिट होता है कूलाम और यहां पर V है तो V का होगा वोल्टेज। तो यहां पे कैपेसिटेंस का अगर हम ऐसा यूनिट लिखेंगे तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलाम और डिवाइडेड बाई वोल्ट, क्योंकि V का मतलब यहां पे वोल्टेज लिया गया है तो कूलाम बटा वोल्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट आपको याद रखना है कूलाम बाई वोल्ट होता है। ठीक, तो यहां से C का फॉर्मूला लिया गया है, C बराबर Q बटा V होता है जिसका यूनिट होता है कूलाम और डिवाइडेड बाई वोल्ट। अब ये जो नोट में एक बात लिखना है आपको, ये जो कूलाम बाई वोल्ट होता है, कूलाम बाई वोल्ट को ही फराड कहा जाता है। ठीक है, फराड को कैपिटल F से सूचित करेंगे तो कूलाम बाई वोल्ट को ही फराड कहा जाता है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जाएगा कि फराड से आप क्या समझते हैं। तो फराड नहीं, मैं फराड नहीं बोल रहा हूं, मैं फराड बोल रहा हूं। फराड, फराड करने का मतलब ये वाला वर्ड बोल रहा हूं। आपको फराडे नहीं समझना है, इस बात में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि फराड को ही फराडे बोलने लगते हैं। फराडे अलग चीज है और फराड अलग चीज है। यहाँ पे मैं फराड बोल रहा हूं। तो कूलाम बाई वोल्ट को ही फराड कहा जाता है। तो कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट कूलाम बाई वोल्ट होता है जिसको हम क्या कहेंगे फराड कहेंगे। यानी कि अगर कहीं पर भी फराड लिखा हो तो यहाँ पर आपको यूज करना है कूलाम और बटा में वोल्ट। चलिए अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यही है कि फराड का डायमेंशन निकालें। फराड का डायमेंशन लिखें। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फराड का डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, क्योंकि C बराबर फॉर्मूला होता है Q बाई V, तो यहाँ पे Cn की कैपेसिटेंस है जिसका यूनिट क्या हो जाएगा फराड हो जाएगा। जब फराड का डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज का डायमेंशन। तो चार्ज का डायमेंशन होता है कूलाम और डिवाइडेड बाई वोल्ट और कूलाम का डायमेंशन होता है 80। अब यहाँ पे वोल्ट का डायमेंशन लिखना है क्योंकि वोल्ट मतलब कि विभव क्या होता है। तो इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विभव कहा जाता है। तो विभव का फॉर्मूला होता है वर्क और बटा में चार्ज। तो यहाँ से विभव का डायमेंशन हो जाएगा वर्क का डायमेंशन m l के पावर 2 t के पावर -2 और यहाँ पे चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन होता है 80। यहाँ पे वोल्ट के बदले में इतना लिखेंगे m
L के पावर 2 T के पावर -2 और 80 नीचे है ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो फिर यहाँ से फैराड का डायमेंशन हो जाएगा, यहाँ से चूंकि टी में टी से 1 मिनट m ऊपर जाएगा तो m के पावर -1 और l ऊपर जाएगा तो l के पावर -2 और t पहले से ऊपर स्क्वायर के फॉर्म में है और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो t के पावर 4 हो जाएगा और a हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो ये है फैराड का डायमेंशन। और इस क्वेश्चन का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो प्रैक्टिस आपको याद होना चाहिए। अब चूंकि आप इसको रट नहीं सकते हैं लेकिन प्रोसेस आप याद कर सकते हैं, तो प्रोसेस को आप याद कीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले ये कैपेसिटर का डिफिनेशन है, ये कैपेसिटेंस। उसके बाद मैंने ये बताया कि C बराबर Q बटा V फॉर्मूला होता है, जिसमें V का मतलब वोल्टेज होता है, C का मतलब कैपेसिटेंस और Q का मतलब चार्ज। इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब बाय वोल्ट होता है, जिसको हमने कहा कि इसी को फैराड कहा जाता है। कूलम्ब बाय वोल्ट ही क्या होता है, फैराड होता है। फिर बाद में मैंने फैराड का डायमेंशन निकाला, जो कि VVI 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये डायमेंशन निकालने का हमारा तरीका था। फिर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया गया कि चार्ज को 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 1D ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये 2D के लिए यूज होता है, और वॉल्यूम वाला यूज होता है 3D के लिए। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से सूचित करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से सूचित करते हैं, वॉल्यूम वाला को रो से सूचित करते हैं। लैम्डा का फॉर्मूला होता है Q बटा L, सिग्मा का फॉर्मूला होगा Q बाई A और रो का फॉर्मूला होगा Q बाई V। इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब बटा मीटर, इसका हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर और इसका हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर क्यूब। दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का बेसिक पार्ट मैंने बताया है और यहीं से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप 2009 से लेकर के 2024 के पेपर उठा करके देखेंगे, केवल इतना जो चीज मैंने आपको बताया है, यहां से मैंने स्टार्ट किया था ये डिफिनेशन से, इतना ही से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, जो कि आपको बता दिया गया है। अब यहाँ से अगर माइक्रोफैराड बोलेगा तो माइक्रोफैराड का मतलब होता है 10 के पावर -6 फैराड। अगर मिली फैराड बोलेगा तो 10 के पावर -3 फैराड मिली माइक्रो। अगर नैनो फैराड बोलेगा तो 10 के पावर -9 फैराड। अगर पिको फैराड बोलेगा तो पिको फैराड में क्या होता है 10 के पावर -12 फैराड। तो फैराड को लेकर के मैंने बहुत सारा चीज बता दिया है, तो यूनिट के तौर पे ये चीज आपको याद रखना है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सब हमसे पूछे जाते हैं। फैराड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकली, उसमें ज्यादातर माइक्रो का यूज किया जाता है। तो क्या याद रखिएगा कि एक माइक्रो फैराड बराबर 10 के पावर -6 फैराड, एक मिली फैराड बराबर 10 के पावर -3 फैराड, एक नैनो फैराड बराबर 10 के पावर -9 फैराड और एक पिको फैराड बराबर 10 के पावर -12 फैराड। तो यहाँ पे यूनिट भी आपको समझना है। चलिए, अब ये नोट में एक बात याद रखिएगा कि कभी भी कैपेसिटेंस का मान Q तथा V पर निर्भर नहीं करता। मतलब कि जो कैपेसिटेंस होगा वो चार्ज और वोल्टेज पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे मेरे पास एक स्फीयर था, एक ऑब्जेक्ट था, जिसपे हमने क्या किया था, Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था और जिसका वोल्टेज मैंने V मान लिया था, जिसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बटा V है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जो C का मान है ये Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर जो C है, जिस कैपेसिटेंस है, इस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज पर निर्भर करेगा, इस मीडियम पर डिपेंड करेगा, इसके चार्ज और इसके वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि C का मान Q तथा V पर निर्भर नहीं करता है। तो C का मान किस पर निर्भर करेगा, तो C का मान यानी कि कंडक्टर के शेप, साइज और बनावट पर निर्भर करता है। ये जो C का मान, कैपेसिटेंस का मान है, वो कंडक्टर के शेप, साइज, मतलब वो कैसा दिखता है, वो कितना बड़ा या कितना छोटा है और उसकी बनावट कैसे हुई है, इस चीज पर निर्भर करता है। और दूसरा चीज उसके मीडियम यानी कि माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो ये बात आपको याद रखना है, एकदम पॉइंट वाइज बात लिखा गया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एकदम नोट्स बनाइए, एकदम शानदार नोट्स आपका बनेगा। कैपेसिटेंस का मान कंडक्टर के शेप, साइज और बनावट पर निर्भर करता है, मीडियम पर कभी निर्भर नहीं करता है। चलिए, स्फेरिकल कैपेसिटर है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, जिसपे हमने क्या किया कि Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
और इसका रेडियस आर हमने मान लिया। ठीक, सेंटर ओ है, तो यहां से आप जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बटा आर। और चूंकि यहां से कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा चार्ज बाई वोल्टेज। तो सी बराबर वोल्टेज या पोटेंशियल दोनों सेम चीज है, तो यहां पे लिखेंगे सी बराबर क्यू और डिवाइडेड बाई, और ये जो वोल्टेज वी है इसके बदले में लिखेंगे के क्यू बाई आर। तो यहां से हो जाएगा के क्यू बाई आर। उसके बाद फिर आप देखेंगे ये क्यू और क्यू कैंसिल हो गया, तो सी बराबर आर चला गया ऊपर और 1/k के बदले में लिखेंगे 4πε0, क्योंकि आप पहले से भी जानते हैं कि k इज नथिंग बट 1/4πε0, यानी कि 1/k इज नथिंग बट 4πε0। तो 1/k के बदले में हमने यूज कर दिया और 1/k यहाँ पे बचा हुआ था, यानी कि इसको अब 1/k और इंटू में r लिखेंगे। तो इस 1/k के बदला में हमने 4πε0 और इंटू में r लिख दिया। तो यहां से भी आप देखिए कि स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए इसका कैपेसिटेंस का मान केवल और केवल रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे ये बात कहा जा सकता है कि यहाँ जो कैपेसिटेंस का मान है वो इसके रेडियस मतलब कि इसके साइज पर डिपेंड करता है। इसीलिए आपको बात याद रखना है कि चार्ज और वोल्टेज पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। आप चाहे इस पे कितना भी चार्ज दे दो, आप इसका कितना भी वोल्टेज कैलकुलेट कर लो, देखो यहाँ पे चार्ज मैंने क्यू दिया है, अब क्यू का मान आप कितना भी ले लो और वोल्टेज का मान कितना भी आ जाए, बट जो कैपेसिटेंस है वो ना तो क्यू पर डिपेंड किया और ना ही भी पर डिपेंड किया। इसका जो कैपेसिटेंस है वो केवल और केवल आर पर निर्भर कर रहा है, मतलब कि केवल और केवल इस आर पर डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। आर का मतलब होता है रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक, अब एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी हमसे अक्सर पूछे जाते हैं। ये 27 मैंने छोटे छोटे टुकड़े लेकर के एक न्यूमेरिकली क्वेश्चंस मैंने लिया है, बाकी इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे 27 लिया है, क्वेश्चन 64 वाला भी होता है जो आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 27 छोटे छोटे गोलीय संधारित्र जिनमें से प्रत्येक का त्रिज्या 3 मिलीमीटर और आवेश 10 के पावर -12 कूलम है। ठीक, मतलब कि 27 छोटा 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 ऐसा गोला लिया गया है, ये गोलीय संधारित्र है। ठीक है, ये 27 गोले हैं जिनमें से प्रत्येक का त्रिज्या का मान, मतलब कि इसमें से प्रत्येक का त्रिज्या का मान है 3 मिलीमीटर और इस पे प्रत्येक का चार्ज का मान है 10 के पावर -12 कूलम। ठीक है, तो 27 छोटे छोटे गोलीय संधारित्र है जिनमें से प्रत्येक का त्रिज्या का मान है 3 मिलीमीटर और इस पे प्रत्येक का चार्ज का मान है 10 के पावर -12 कूलम। इन सभी को मिलाकर एक बड़ा गोलीय संधारित्र बनाया गया, मतलब जितने भी छोटे छोटे यहाँ पे कैपेसिटर्स लिए गए हैं ये सबको कंबाइन करके एक बड़ा कैपेसिटर बनाया गया। तो जो बड़ा कैपेसिटर बनेगा उसका संधारित्रता, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसका जवाब हम कमेंट में दे दें। अब चलिए अब देखते हैं, अब ये छोटे छोटे कैपेसिटर हैं इनको मिलाकर के एक बड़ा कैपेसिटर बनाया गया। इस प्रकार से एक बड़ा कैपेसिटर बन गया। तो मान लेते हैं कि बड़ा वाला कैपेसिटर का रेडियस r होगा। अब कितना होगा ये तो नहीं बता सकते हैं, बट r हम मान लेते हैं। ठीक, बड़ा वाला कैपेसिटर का रेडियस हम r मान लेते हैं और उस पर चार्ज मान लेते हैं हम q। अब चूंकि आपको पता है कि ये जो छोटे छोटे ये जो रेडियस वाले कैपेसिटर्स हैं इनको ही मिलाकर के ये बड़ा कैपेसिटर्स बना है, तो ओवरऑल इनका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। तो चूंकि ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई r क्यूब। तो इसमें से एक कैपेसिटर का मतलब कि इसमें से एक स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब और इस प्रकार के 27 कैपेसिटर है, इसमें 27 से गुना करेंगे। अब ये एक कैपेसिटर का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब और 27 है तो 27 से गुना कर दिए। अब ये सब इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा।
तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, और इसका रेडियस कैपिटल आर है तो कैपिटल आर के पावर 3। ठीक, अब यहां से 4/3 पाई और 4/3 पाई हो गया कैंसिल। तो ये जो लिखा हुआ है 27 आर के पावर 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3r, और ओवरऑल इसके पावर में लिख सकते हैं 3, और बराबर में हो जाएगा कैपिटल आर के पावर 3। यहां से देखिएगा 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 3 इंटू स्मॉल आर। मतलब कि ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर बना है, इसका जो रेडियस होगा, इसमें से प्रत्येक के रेडियस का 3 गुना होगा। तो चूंकि ये जो कैपिटल आर है ये बराबर हो जाएगा 3 गुने, और स्मॉल आर का मान है 3 मिलीमीटर, तो इसमें जैसे ही हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे 3 मिलीमीटर, तो इसका मान हो जाएगा 3 3 के 9 मिलीमीटर। तो कैपिटल आर हमें पता हो गया, कैपिटल आर का मान होता है 9 मिलीमीटर। और चूंकि इसका क्या निकालना है, कैपेसिटेंस का मान निकालना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में R के बदला में लिखेंगे 9 मिलीमीटर। ठीक, अभी फिर लिखते हैं C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्या है 9 मिलीमीटर है, 9 मिलीमीटर है। तो चूंकि यहां से फिर लिखेंगे C बराबर 1/k, क्योंकि हमें पता है कि k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदला में लिख सकते हैं 1/k। तो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बदला, इसके बदला में 1/k हो गया, और 9 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या कर देंगे 10 से डिवाइड करेंगे, और फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि ये जो मिलीमीटर है इसको मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। ये बात आप लिख लीजिए कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया गया। तो C बराबर 1 और K का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9, और इंटू में 9 और बट्टा में हो जाएगा 1000, और मीटर है सब चीज तो ऐसा यूनिट हो ही गया। तो यहां से 9 और 9 कैंसिल, तो C बराबर 1 बटा 10 के पावर 9 और 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 12 हो जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा 10 के पावर -12, और ये हो जाएगा फराड। और जो 10 के पावर -12 होता है उसको पीको फराड कहते हैं, तो ये हो जाएगा 1 पीको फराड के बदले। मतलब कि ये जो 10 के पावर -12 फराड आया है ये 1 पीको फराड के बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 पीको फराड। तो जो 12 वाला स्फीयर है इसका कैपेसिटेंस का मान आएगा 1 पीको फराड, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 1 पीको फराड है, लेकिन इस पे हमसे पोटेंशियल भी पूछा है, वोल्टेज का भी मान पूछा है। तो चूंकि फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटा V, तो C बराबर, अब यहां से 12 वाला इस पे पूरा का पूरा चार्ज का मान कितना होगा, तो एक पे चार्ज का मान है 10 के पावर -12, और ये इस प्रकार के छोटे छोटे 27 गोले हैं, और टोटल निकालना है तो 10 के पावर -12 में 27 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 27 से गुना कर दिया गया, और इस पे वोल्टेज का मान चाहिए, तो वोल्टेज का मान तो नहीं पता है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे। और चूंकि यहाँ से हमें पता है कि कैपेसिटेंस का मान आया है 10 के पावर -12 बराबर 10 के पावर -12 और इंटू में 27 और बट्टा हो जाएगा भी। तो यहाँ से 10 के पावर -12 10 के पावर -12 कैंसिल, तो यहाँ से वोल्टेज बराबर आ जाएगा 27 वोल्ट। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन बी जो है इसमें बताया गया है कि कैपेसिटेंस का मान 1 पिको फैराड होगा और वोल्टेज का मान हो जाएगा 27 वोल्ट। दिस इज द ऑल अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर पर बोर्ड में ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बनाने में बहुत मजा आता है। ये इसका सॉल्यूशन है, फिर बाकी मैंने यहां पे लिखा। अब चलिए अब देखते हैं एनर्जी इन कैपेसिटर, और ये क्वेश्चन है आपके 5 नंबर के लिए। 5 नंबर और 2 नंबर में पूछा जाता है कि प्रूफ कीजिए कि कैपेसिटर का एनर्जी का मान 1/2 हाफ CV² होता है। ठीक है, या Q²/2C कह सकते हैं, या 1/2 इंटू Q इंटू V भी कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का मान C है और उस पे वोल्टेज का मान V है, चार्ज का मान Q है, तो बताइए कि उसका
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मान क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यू का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसको यू से सूचित किया जाता है और यू का फॉर्मूला होता है 1/2 हाफ CV स्क्वायर, सॉरी 1/2 CV स्क्वायर यानी कि हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बटा 2C या 1/2 इंटू Q इंटू V। जहां से आपको बताया गया है कि C का मतलब कैपेसिटेंस होगा, B का मतलब वोल्टेज होगा और Q का मतलब चार्ज होगा। इस फॉर्मूला को कैसे प्रूव करते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेंटअप में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के। अगर आपके पास सेंटअप का पेपर होगा आप मिला करके देख लेना। अब कैसे प्रूव करते हैं चलिए अब देखते हैं। यहां पे प्रूफ लिखेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि C बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा V, ठीक है। अब C बराबर Q बटा V फॉर्मूला होता है, तो लेट अस सपोज हमारे पास एक एट रैंडम यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब एट रैंडम हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और एट रैंडम ऑब्जेक्ट पे हमने Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और इसका वोल्टेज का मान V है, ठीक। अब जब इसके हम एनर्जी की बात करेंगे, वर्क डन की बात करेंगे, तो आप जानते हैं कि बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और उसी काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में लिया जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इस पे जितना वर्क होगा वही एनर्जी होगा, ठीक है। तो चूंकि अगर यहां से हमसे पोटेंशियल पूछा जाए भी, तो वर्क और बट्टा क्या हो जाएगा, चार्ज। अब यहाँ पे टोटल चार्ज Q है। अब टोटल चार्ज Q है तो यहां से अगर एक छोटा सा एक इंस्टेंटेनियस अगर चार्ज की बात करेंगे तो उस इंस्टेंटेनियस चार्ज पे जो वर्क होगा वो भी इंस्टेंटेनियस होगा। तो यहां से V बराबर हो जाएगा dW बटा dQ। क्योंकि यहां से V बराबर फॉर्मूला है dW और बटा dQ, तो यहां से dW बराबर हो जाएगा dQ। और ये dW जो है ये वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार वो जो वर्क है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आप पढ़िए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यही लिखिएगा कि हम जितना भी काम करते हैं वो अंततः ऊर्जा में बदल जाता है। तो यहाँ पे जितना भी वर्क हुआ होगा किसी चार्ज को किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक लाने में, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तब ये जो dW है, इस dW के बदले में हम du भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्क है यही बाद में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्क के बदले में हम एनर्जी लिख सकते हैं, मतलब कि dW के बदले में du लिख सकते हैं। तो du बराबर है v dq। अब चूंकि ये जो फॉर्मूला है v, ये फॉर्मूला था v बराबर था, एक मिनट, c बराबर फॉर्मूला था q बटा v। तो यहां से q बराबर हो जाएगा c इंटू v, तो v बराबर हो जाएगा q बटा c, ठीक है। अब ये जो Q कैपिटल है चाहे स्मॉल है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो V के बदले में हम लिखेंगे Q बट्टा C। तो यहाँ पर हो जाएगा Q बट्टा C और इंटू में हो जाएगा DQ। तो यहां से देखिए DU का फॉर्मूला आया Q इंटू DQ और डिवाइडेड बाई C। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब क्या होगा, du बराबर, एक मिनट, यहां पे dq है, du बराबर q dq और डिवाइडेड बाई c। अब क्या करना है, इधर भी इंटीग्रेशन करना है इधर भी इंटीग्रेशन करना है। जैसा ही इंटीग्रेशन कर देंगे तो du अभी ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद 1/c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन q dq हो जाएगा, ठीक। अब छोटा सा चार्ज है, मतलब कि ये जो इनिशियली है चार्ज इस पे 0 होगा, तो 0 चार्ज होगा तो उस पे वर्क डन का मान 0 होगा। अब चार्ज को हम q तक ले जाएंगे तो इसका जो वर्क डन होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर के u हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन du का मान होता है u, और यहां से लिमिट, लोअर लिमिट का मान है 0, अपर लिमिट का मान है u बराबर
1/c कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन डी क्यू। तो देखिए इंटीग्रेशन x के पावर n का फॉर्मूला होता है x के पावर n+1 बाई n+1 और प्लस c। तो अगर कहीं हमसे पूछा जाए, यहाँ पे dx भी होगा, कि इंटीग्रेशन x dx का क्या होगा, पावर में 1 है तो यहां से हो जाएगा x के पावर 1+1 बाई 1+1 प्लस c। तो इंटीग्रेशन x dx बराबर हो जाएगा x के पावर 2/2 प्लस c। तो इंटीग्रेशन q dq बराबर हो जाएगा q के पावर 2/2 प्लस c। तो यहाँ पर लिया गया है 1/c और इंटीग्रेशन q dq है तो q²/2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट का मान है 0, अपर लिमिट का मान है q। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये है u, लोअर लिमिट का मान है 0, अपर लिमिट का मान है u बराबर, उसके बाद फिर क्या है 1/c है तो 1/c रहेगा, और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट में 2 है तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे q² है और ये 0 से लेकर के q तक, ठीक है। तो अब क्या होगा, u के बदला में एक बार u पुट करेंगे, माइनस एक बार 0 पुट करेंगे, बराबर 1/2c। q के बदला में एक बार q पुट करेंगे, माइनस q के बदला में एक बार 0 पुट करेंगे, तो u बराबर 1/2c और इंटू हो जाएगा q², ठीक। अब चूंकि कैपिटल Q कहिए स्मॉल q कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां से मैं ये बात लेकर के चल रहा हूं कि मैंने Q को कैपिटल और स्मॉल दोनों को एक ही ले लिया है, तो U बराबर हो जाएगा q²/2c, और ये फॉर्मूला हो गया प्रूफ। लेकिन इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए कि U बराबर 1/2cv² कैसे आएगा, ठीक है, और फिर U बराबर 1/2 × q × v कैसे आएगा, वो भी आ जाएगा। पहले आप इसको समझिए। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि C बराबर q/, फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं। यहाँ पे एट रैंडम हमने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसपे q चार्ज और v उसका पोटेंशियल ले लिया, और चूंकि एक स्टेटमेंट होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि कहीं पे हम जितना काम करेंगे, जितना हम वर्क करेंगे, वही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क बाई चार्ज। तो पूरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज q है और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो किसी एक पॉइंट चार्ज के किसी एक पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहेंगे तो उस पे वर्क डन भी एकदम छोटा सा होगा। तो यहाँ पे v बराबर w/q है, और इस छोटे से चार्ज के अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो dw/dq हो जाएगा, और चूंकि v बराबर dw/dq है तो dw बराबर v dq हो जाएगा, और इसी वर्क को हम एनर्जी का देंगे तो w मतलब कि u में कन्वर्ट हो जाएगा, और v के बदले में q/c लिख देंगे और dq, और फिर यहाँ से du बराबर और ये q dq/c हो गया। फिर हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ से 1/c कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन q dq q²/2 होता है। फिर हमने लिमिट लगाया, जब चार्ज 0 था तो वर्क 0 होगा, जब चार्ज q होगा तो वर्क u हो जाएगा, और वही वर्क को हम बाद में एनर्जी का देंगे। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद ओवरऑल हम इस फॉर्मूला के पास पहुंच गए u बराबर q²/2c। तो देखिए u बराबर फॉर्मूला है q²/2c, ये हमने अभी प्रूफ कर लिया। और चूंकि c बराबर होता है q/v, तो यहां से क्या कीजिए कि c का मान यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। ये जो c का मान आया है इसी के मान को यहाँ पे रख देंगे। u का फॉर्मूला q²/2c है और c बराबर q/v होता है, यहाँ से c के मान को यहाँ पे रखेंगे तो u बराबर q²/2 और इनटू में, और जो c है इसके बदला में हो जाएगा q/v। तो अब देखिएगा यहाँ से u बराबर q² और ये v चला जाएगा ऊपर, और बट्टा में 2 × q है, यहाँ से एक q कैंसिल, तो u बराबर यहाँ पर भी जाए तो 1/2, और यहाँ पे एक चार्ज q बच जाएगा और इनटू में भी बच जाएगा, यानी कि u बराबर 1/2 × q। देखिए वही बात है, अगर आप इसको प्रूव कर लेते हैं ये तो अपने आप आ जाएगा। अब इसको और फॉर्मूला बच गया, अब उसका भी यूज हम देख ही लेते हैं। देखिए u² बराबर q²/2c है, जिसको हमने प्रूव करके आपको दिखाया है। तो चूंकि c बराबर होता है q/v, तो यहाँ से q बराबर आप c भी लिख लीजिए। अब ये जो q है इस q को यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ से u बराबर q के बदला में लिखेंगे cv, तो cv का स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा 2c। तो
तो फिर देखिए u बराबर सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, यहां से एक सी और एक सी हो गया कैंसिल, तो u बराबर 1/2 और एक सी बच जाएगा और इंटीम हो जाएगा वी स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं u बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। तो तीनों फॉर्मूला को मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में जिसको U से डिनोट किया जाता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ इंटू क्यू इंटू वी, जहां पर U का मतलब होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर कैपेसिटर, C का मतलब कैपेसिटेंस, B का मतलब पोटेंशियल या वोल्टेज और Q का मतलब होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर। और ये सारा प्रोसेस रहा। अब चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आया जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको कहा जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र का डायग्राम ऐसे बना हुआ रहता है, इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू चार्ज लिया गया है और प्लस क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इसको प्लस चार्ज दे देंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये माइनस को भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर नंबर 1 है और ये कैपेसिटर नंबर 2 है, और आपको पहले से भी पता होगा कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड इसको कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है। और जो माइनस चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रेडियली इनवर्ड होता है, मतलब कि अंदर की ओर होता है। अब यही हम यूज करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। जो प्लेट 1 है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इस डायरेक्शन में होगा और जो प्लेट 2 है इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि 1 के लिए रेडियली आउटवर्ड तो 2 के लिए रेडियली इनवर्ड। अब पैरेलल प्लेट पे कैपेसिटर का कंडीशन क्या होता है, तो इनका जो एरिया होता है ये बहुत ही कम होना चाहिए। अब ये जो दोनों प्लेट होता है, ये दोनों प्लेट का क्षेत्रफल तो कम होता ही है, लेकिन साथ ही साथ दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल भी एक जैसा होना चाहिए। अगर इसका आप एरिया ए मानते हैं तो इसका भी एरिया ए ही होना चाहिए। दूसरा बात, दोनों प्लेटों की बीच की दूरी बहुत कम होना चाहिए। अभी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया है इनके बीच का डिस्टेंस ये जो d है, d इज वेरी वेरी स्मॉल, d इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का खासियत होता है। दो चीज आपको ध्यान में रखना है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम होना चाहिए। ये पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर है, प्लस क्यू माइनस क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को अगर प्लस सिग्मा कहिएगा तो यहाँ पर माइनस सिग्मा कहेंगे। और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया लिखते हैं। तो अगर कहीं पर सिग्मा लिखा हो तो सिग्मा का मतलब होता है चार्ज और बट्टा में इसका एरिया, जिसका यूनिट भी आपको पता होगा कूलम बट्टा मीटर स्क्वायर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सो देखिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे प्लस Q1 चार्ज लिया गया और इस पे माइनस Q2 चार्ज लिया गया है। उसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है यूनिफॉर्मली और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, क्योंकि यहां पर और यहां पर जो भी चार्ज लिया गया, एक मिनट, यहां पे और यहां पे जो भी चार्ज लिया जाएगा ऐसे करते हैं, इसको Q1 और इसको Q2 बोल देते हैं। अब Q1 और Q2 कैसा भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर यहां पे पूछा जाए कि टोटल चार्ज कितना है तो आप दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर दीजिए, और यहां पे पूछा जाए कि टोटल चार्ज कितना है तो दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। अगर यहां पर पूछना है कि चार्ज कितना होगा तो इसमें से इसको घटा देना है। तो Q1 में से Q1 प्लस Q2 बाई 2 को घटाएंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2, यानी कि Q1 माइनस Q2 बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, और यहाँ पर जो भी चार्ज होगा ठीक उसका अपोजिट चार्ज यहाँ होगा, तो इसका ठीक अपोजिट चार्ज होगा Q2 माइनस Q1 बाई 2।
यानी कि आप इसमें से इसको घटाओगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब जैसे कि इस पे चार्ज लिया गया +12 माइक्रो कूलाम का और इस पे लिया गया -2 माइक्रो कूलाम का, कूलाम नहीं फेराड, नहीं कूलाम ही सही है, -2 माइक्रो कूलाम का। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आसान होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए। 12 में -2 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5। अब यहाँ पर 5 आएगा तो ये भी 5 होगा। अब इसमें से इसको घटाइए तो आएगा 7, तो यहाँ पे लिख माइक्रो कूलाम है। ठीक है, ये माइक्रो कूलाम दिखाते हैं, 5 माइक्रो कूलाम और ये भी है 5 माइक्रो कूलाम। अब 12 में से 5 को हटाएंगे तो 7 माइक्रो कूलाम और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर हो जाएगा -7 माइक्रो कूलाम। अब खासियत क्या होता है कि अगर आप इसको जोड़िएगा इतना आ जाएगा, तो 7 में 5 जोड़ देंगे तो +12 आ जाएगा। उसके बाद अगर इसको जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, तो -7 में 5 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये खासियत होता है। अगर यही कंसेप्ट हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यूज करें और यहाँ पे +Q और यहाँ पे -Q लिया गया है, तो इसको जोड़ेंगे तो 0 होगा और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा 0। और जब यहाँ पे चार्ज आ गया 0 तो इसमें से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पे चार्ज +Q मिलेगा और यहाँ पे -Q मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज को इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये चीज आपको समझना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो लेट अस सपोज हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक, यहां पर +Q चार्ज है और इस पे -Q चार्ज है। इस पे मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और यहां पर भी मैंने इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन किया। बीच का डिस्टेंस d है। दोनों में से प्रत्येक का क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया का मान a ले लिया गया है। जैसे कि आपको पता होता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करना होता है। ये प्लेट नंबर 1 है और इसको प्लेट नंबर 2 कहा गया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इस डायरेक्शन में E1 होगा और तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इस डायरेक्शन में U2 होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहां से E1 का मान होता है σ/2ε0 और E2 का भी मान होता है σ/2ε0। ये सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है चार्ज बाई एरिया। यहां पर सिग्मा प्लस में होगा और यहां पर सिग्मा माइनस में होगा। तो E1 और E2 दोनों का मान हो गया σ/2ε0 और σ/2ε0। क्योंकि यहां से इनेट निकालना है तो इनेट बराबर हो जाएगा E1 + E2। तो इनेट का मान आ जाएगा σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। यहां से इनेट कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2 σ/2ε0। ये 2 और 2 हो गया कैंसिल। तो कह सकते हैं यहां से कि इनेट का जो मान होता है वो σ/ε0 होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो E होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो σ/ε0 के बराबर होता है। अब चूंकि एक फॉर्मूला हमें बताया गया था कि डेल्टा V बराबर -E.R होता है। अगर नहीं पता है तो आप याद कर सकते हैं। डेल्टा V बराबर -E.R, जिसमें इसको कहा जाता है पोटेंशियल और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है E बराबर -dV/dr, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि अगर इसका हिंदी देखेंगे तो विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर।
अब यहां से हमने फॉर्मूला यूज किया डेल्टा V बराबर माइनस ई डॉट आर। अब मॉड ले लेते हैं, तो जैसे ही हम मॉड लेंगे तो डेल्टा V का मॉड बराबर ये मॉड खत्म माइनस ई डॉट आर का मॉड लेंगे तो यहां से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहां से हमें डेल्टा V का एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा। डेल्टा V बराबर ई इंटू आर और इंटू में कॉस थीटा। तो यहां से जिस डायरेक्शन में ई नेट जाएगा, क्योंकि इसका जो ई नेट होगा ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, उसी डायरेक्शन में डी भी जा रहा है, डी भी इसी डायरेक्शन में है। तो ई वेक्टर और ये जो आर वेक्टर मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला गया है, दोनों के बीच में एंगल का मान हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहां से हम पुट करेंगे डेल्टा V बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड E और R मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जिसको D कहा गया है और इंटू कॉस 0 हो जाएगा। यहां से डेल्टा V बराबर हो जाएगा E और इंटू में D और कॉस 0 का मान होता है 1। तो फिर यहां से डेल्टा V बराबर हो जाएगा E और इंटू में हो जाएगा D। ठीक, तो डेल्टा V बराबर और इस E के बदला में मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बदला में सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। तो लिखेंगे सिग्मा और बटा में एप्सिलॉन नॉट और इंटू में लिखेंगे टी। और चूंकि सिग्मा इज नथिंग बट क्यू अपॉन ए, तो यहां से फिर डेल्टा V बराबर सिग्मा के बदला में आ जाएगा क्यू बटा ए और इंटू में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और इंटू में हो जाएगा डी। डेल्टा V और क्यू को यहां ला देंगे बराबर डी बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो चूंकि ऑलरेडी हमें पता होता है कि सी बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटा वी, तो यहां से इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो क्यू बटा डेल्टा वी हो जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा और डी नीचे आ जाएगा। तो जो क्यू बटा डेल्टा वी है इसके बदला में हम 1/c कर सकते हैं। क्यू बटा वी या डेल्टा वी बोलो, इसके बदला में 1/c कर सकते हैं। ठीक, नहीं एक मिनट, क्यू बटा वी को तो ऑलरेडी हमने सी बोल ही रखा है। ठीक, डेल्टा वी बटा क्यू को 1/c कर सकते हैं, बट इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया तो इस क्यू बटा डेल्टा वी के बदला में सी बोल दे रहा हूं, तो बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू बटा में डी। तो यहां से देखिए कैपेसिटेंस का मान कितना हुआ, आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो सी है इस कैपेसिटेंस का मान हुआ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और डिवाइड बाई डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, ये आपके सामने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर इसका कैपेसिटेंस का मान चाहिए तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और बटा में डी हो जाएगा। बाकी सब क्या किस्सा कहानी स्टोरी जो भी है मैं सब आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूं और पूरा का पूरा नोट्स आपको बनाना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में डी। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी, जो कि आपको पहले से भी पता होगा, परमिटिविटी इन वैक्यूम, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं, तो एनर्जी बट्टा वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। मतलब कि इसका अगर परिभाषा लिखिएगा तो प्रति इकाई आयतन में संधारित्र के ऊर्जा के मान को एनर्जी डेंसिटी या ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो एनर्जी में क्या करना है कि वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो एनर्जी में जैसे आप वॉल्यूम से डिवाइड कीजिएगा आपको मिलेगा 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, जहां पर ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। ठीक, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि बोर्ड में रिजल्ट डायरेक्ट पूछा गया है, इसके डेरिवेशन को अभी तक नहीं पूछा गया है, तो इसलिए आप एनर्जी डेंसिटी को आप एज इट इज याद रखिए 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि हमने जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था उनके बीच में फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो जो दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया था, यहाँ पे आपको दिखा दूं, इनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। इनके बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला लगेगा वो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर
क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मतलब उस पे चार्ज और ए का मतलब एरिया और एप्सिलॉन नॉट जानते ही हैं। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है कि यहाँ पे क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करते हैं तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है रेडियली आउटवर्ड, और बाद में क्या करते हैं कि इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा चार्ज का मान। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसका फॉर्मूला आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी और बट्टा में बी माइनस ए। अब ये बी क्या है, तो बी है आउटर रेडियस और ए क्या है, इनर रेडियस। अंदर वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस ए है और बाहर वाला जो बड़ा स्फीयर है उसका रेडियस बी है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, अब ये भी परीक्षा में कितना बार पूछा गया है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखिए, लेट अस सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक, और क्या करना है कि इसके अंदर एक और सिलेंडर लेना है। तो जो छोटा वाला सिलेंडर है इसका रेडियस स्मॉल ए है और बड़ा वाला जो सिलेंडर है इसका रेडियस कैपिटल बी है, और इसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली, और फिर बाहर से इसको क्या किया गया है, अर्थिंग किया गया है। यहां से अगर कैपेसिटेंस का मान लिखेंगे तो कैपेसिटेंस का मान होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका इसमें लेंथ का मान है एल, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में एल और डिवाइडेड बाई लॉग बी बाई ए होता है, और इसके बेस में आ जाता है E। तो अगर सिलेंड्रिकल अगर पूछ देगा कैपेसिटर तो उसका फॉर्मूला यूज कीजिएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में एल डिवाइडेड बाई लॉग बी बाई ए और बेस में लेना है E, इसका मतलब होता है 2.71। अब देखते हैं कंबाइनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो एज यूजुअल आपको पता है कि कैपेसिटर को दो तरीके से कंबाइन किया जाता है, मतलब कि संधारित्र को दो तरीके से हम जोड़ते हैं। पहला होता है कैपेसिटर इन सीरीज कंबाइनेशन और दूसरा होता है कैपेसिटर इन पैरेलल कंबाइनेशन। मतलब कि एक होता है श्रेणी क्रम जिसको सीरीज कहते हैं, और एक होता है समांतर क्रम जो कि पैरेलल होता है। तो श्रेणी क्रम का अरेंजमेंट पहले समझते हैं। श्रेणी क्रम में इसको सीरीज में इस तरीके से ऐड किया जाता है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इस पे इक्वल चार्ज ले जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एकदम इक्वल मैग्नीट्यूड में। इसको वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया। सीरीज का खासियत क्या होता है, देखिए सीरीज में क्या होगा, सीरीज कंबाइनेशन मतलब इस श्रेणी क्रम की बात करते हैं। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, ठीक है, क्यू मतलब होता है चार्ज का मान सेम रहेगा, ठीक, लेकिन जो वोल्टेज होता है ये बदलते रहता है, ठीक, ये नॉट सेम मतलब कि नॉट कांस्टेंट। ऐसे समझिए कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो चार्ज का मान सेम रहेगा बट वोल्टेज बदलते रहेगा। तो चूंकि वोल्टेज के बदले में हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। कैपेसिटेंस का मान होता है Q बटा V, तो यहां से वोल्टेज का मान हो जाएगा Q बटा C। अब सीरीज कंबाइनेशन में ये जो अलग अलग कैपेसिटर है इनके कैपेसिटेंस का मान रिस्पेक्टिवली C1, C2, C3 लिया गया है, और चूंकि चार्ज का मान नहीं बदलेगा, चार्ज का मान कभी नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पे बैटरी है तो बैटरी पर वोल्टेज भी है, तो बैटरी का चार्ज Q है, तो यही Q चार्ज पूरे के पूरे कैपेसिटर को मिलेगा। अब जो वोल्टेज भी है ये वोल्टेज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको मिलेगा V1 वोल्टेज, इसको मिलेगा V2 वोल्टेज, इसको मिलेगा V3 वोल्टेज। वोल्टेज भी के बदले में लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से वोल्टेज भी के बदले में लिखा गया V1 प्लस V2 प्लस V3। अब चूंकि यहां से वोल्टेज का फॉर्मूला होगा चार्ज बटा कैपेसिटेंस, तो ये जो
यहाँ पे बैटरी है, इस बैटरी के लिए हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है, सी का मतलब आप लिख लीजिए, सी का मतलब होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हिंदी में कहते हैं समतुल्य संधारित्रता। ठीक है, ये समतुल्य संधारित्रता जिसको सी कहा गया है। तो इसके लिए लिखेंगे चार्ज और बट्टा में सी, और V1 है तो चार्ज और बट्टा में C1, V2 के बदला में लिखेंगे चार्ज बट्टा C2, V3 के बदला में लिखेंगे चार्ज बट्टा C3 एंड सो ऑन। अब यहां से देखिए जो चार्ज है ये कॉमन होकर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 अब प्लस 1/C3 हो जाएगा। तो अगर कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा गया है तो उसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला होगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये किसके लिए है? फॉर सीरीज कंबाइनेशन। सीरीज कंबाइनेशन के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। अब देखते हैं फॉर 2 कैपेसिटर्स, अगर 2 कैपेसिटर होगा तो वहां से एक शॉर्टकट फॉर्मूला आएगा जो भी आपको याद रखना होगा। 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यहां से 1/C इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला हो जाएगा C1 इंटू C2, C1 कैंसिल तो C2 प्लस C1। तो यहां से C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये भी फॉर्मूला आप रट लीजिए। C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई एडिशन, मतलब कि दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को गुना कर दीजिए और जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए। यहां से अगर 2 कैपेसिटर होगा तो उसके लिए C इक्विवेलेंट का शॉर्टकट फॉर्मूला है C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब इसमें एक आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? अगर प्रत्येक संधारित्र का मान C हो, कहने का मतलब है कि इसमें जितने भी कैपेसिटर लिए गए हैं उनके कैपेसिटेंस का मान C1, C2, C3 सबको क्या ले लिया गया है? C हो, और उनकी संख्या n हो, और उनकी संख्या n हो, तब क्या करेंगे? तो फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1, तो C1 के बदला में लिखेंगे C, C2 के बदला में लिखेंगे C, ऐसे ही कहां तक जाएंगे? 1/n तक जाएंगे। तो यहां से n टाइम्स, ठीक है, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 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 कहां तक? n टाइम तक जाएंगे, मतलब कि n बार तक जाएंगे। तो यहां से अगर आपको C इक्विवेलेंट निकालना हो तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर n/C हो जाएगा, और C इक्विवेलेंट निकालिएगा तो C/n हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं, C इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो उसमें क्या करेंगे कि जो जितना भी कैपेसिटेंस होगा C उसमें n से डिवाइड कर दीजिएगा तो C इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ये स्पेशल केस की बात है, n से डिवाइड करना होगा। अब देखिए सीरीज का कहानी खत्म हो गया। अब सीरीज पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको बना सकते हो तो बनाइए। सीरीज का सबसे पहला बात क्या होगा कि इसमें चार्ज का मान सेम होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये कैपेसिटर्स को सीरीज में ही सजाया गया है। बैटरी को इसको कहा है पॉजिटिव टर्मिनल और यह है नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी का वोल्टेज 12 है, तो पहले तो इसका C इक्विवेलेंट निकालिए। 2 कैपेसिटर है तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे C1 इंटू C2 और बटा में C1 प्लस C2। बाकी आप लॉन्ग कट फॉर्मूला भी अगर चाहो तो अपने आप लगा सकते हो। तो C इक्विवेलेंट बराबर दोनों को गुणा कर देंगे 12 गुना 4 और दोनों को जोड़ेंगे 12 4 कितना हो जाएगा 16, और ये 4 बार में और ये हो जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा 3 माइक्रोफैराड, मतलब कि जो सेल है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये पहला नंबर टर्म हो गया। अब चूंकि ये जो सेल है क्या करें, क्या बोला Q फ्रॉम सेल। सेकंड वाला जो पार्ट है ये बोला है कि चार्ज का सेल का मान कितना होगा, तो Q बराबर होता है फॉर्मूला C और इंटू में V। तो चार्ज बराबर हो जाएगा कैपेसिटेंस जिसका मान है 3 माइक्रोफैराड और वो है वोल्टेज 12।
तो 12 तिहाई 36 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। अब चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज में तो जो चार्ज होता है वो सेम होता है, तो अगर बैटरी पे चार्ज है 36 माइक्रोकुलाम का तो यहाँ भी चार्ज होगा 36 माइक्रोकुलाम का, यहाँ भी चार्ज होगा 36 माइक्रोकुलाम का। यानी कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी डन हो गया। वोल्टेज इन ईच कैपेसिटर, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज और बटा कैपेसिटर, क्यू बराबर फॉर्मूला है C × V। तो चार्ज का मान कितना आया है 36 और कैपेसिटेंस का मान कितना है इस पे 12, तो 36 बटा 12 का हो जाएगा 3, तो ये 3 वोल्ट हो जाएगा। इसमें वोल्टेज का मान है 3, अब इसमें 36 में 4 से भाग करेंगे तो 9, तो इस पे वोल्टेज का मान हो जाएगा 9 वोल्ट और इस पे वोल्टेज का मान हो जाएगा 3 वोल्ट। वैसे भी 9 और 3 को जोड़ेंगे तो बैटरी के वोल्टेज के बराबर आना चाहिए, तो 9 3 यहाँ पे 12 जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल बारीकी से समझ लेंगे तो बिहार बोर्ड यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा सीरीज के बारे में बताया। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप डायग्राम बना लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कैपेसिटर 1 है, कैपेसिटर 2 है, कैपेसिटर 3 है, इसको पैरेलली ऐड किया गया है। बैटरी है जिसका वोल्टेज V है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, यहां से पैरेलल कैपेसिटर की बात करेंगे। तो पैरेलल कैपेसिटर का खासियत होता है इसमें वोल्टेज का मान सेम रहता है लेकिन चार्ज का मान डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो चूंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो चार्ज के बदले में लिखेंगे Q1 + Q2 + Q3। अब जो यहां पर जो सेल लिया गया है, यहां पर जो बैटरी लिया गया है सॉरी, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q और इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं C। ये जो चार्ज लिखा गया है इस चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो C इक्विवेलेंट और इनटू में इसका वोल्टेज V और इसका कैपेसिटेंस का मान C1 है और इनटू में इसका वोल्टेज V, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहेगा, वोल्टेज तो बदलेगा नहीं। फिर इसका C2 और इनटू में V, इसका C3 इनटू में V। अब देखिए जो वोल्टेज है कॉमन होकर के कट जाएगा, तो यहां से C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आया C1 + C2 + C3। बहुत इजी फॉर्मूला निकला। अगर आप स्पेशल केस की बात कीजिएगा तो स्पेशल केस में आप जानते होंगे कि उसमें क्या होगा। स्पेशल केस में n कैपेसिटर्स होगा जिनमें से प्रत्येक का कैपेसिटेंस का मान C हो। n कैपेसिटर्स हो जिनमें प्रत्येक का कैपेसिटेंस उसके वैल्यू को C ले लिया गया है, मतलब कि C1 C2 C3 सब किसके बराबर है, C के बराबर है। तो C इक्विवेलेंट लिखेंगे तो C1 C2 C3 के बदले में C + C कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे, तो यहां से C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा n × C। ये स्पेशल केस रहा और बाकी ये तो सीरीज की बात है। ये क्वेश्चन मैंने सीरीज में कराया। अब ये क्वेश्चन है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब यहाँ पे 3 कैपेसिटर को पैरेलली जोड़ा गया है। सबसे पहले पूछा गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मान बताइए, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3। तो C इक्विवेलेंट बराबर तीनों को जोड़ेंगे 2 + 3 + 5 तो हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। ये पैरेलली ऐड हुआ है। और चूंकि अगर इसका वोल्टेज हम 4, अगर इसका वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज 4 दिया हुआ है तो वोल्टेज तो डिस्ट्रीब्यूट होना नहीं है। अगर इसका वोल्टेज 4 है तो इसका भी वोल्टेज 4 होगा, इसका भी वोल्टेज 4 होगा और इसका भी वोल्टेज 4 होगा। बट डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, तो चार्ज। अब इस पे चार्ज कितना होगा, मतलब कि C निकल गया और Q फ्रॉम सेल पूछा गया है। ठीक है, Q फ्रॉम सेल बराबर हो जाएगा ये वोल्टेज 4 और इनटू में इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो 10 आया है, तो 10 का 40 माइक्रोकुलाम। अब जो 40 माइक्रोकुलाम है इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा। तो अब क्या करेंगे कि Q और ईच कैपेसिटर निकालेंगे। चौथा नंबर का तो काम हो गया है। वोल्टेज इन ईच कैपेसिटर का मान 4 ही होगा जो कि बैटरी के बराबर है, बस तीसरा नंबर बनाना है। तो चूंकि Q1 का फॉर्मूला हो जाएगा C और इसका C का मान है 5 और इनटू में वोल्ट का मान है 20, 4 तो 5 का 20, तो ये 20 माइक्रोकुलाम हो जाएगा।
Q2 बराबर हो जाएगा 3 गुने 4, तो 4 तेज 12 माइक्रोकूलम। Q3 का मान हो जाएगा 2 गुने 4, सॉरी, तो 2 गुने 4 हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम। तो इसका चार्ज का मान हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम, इसका चार्ज का मान हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम और इसका चार्ज का मान हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम। और चूंकि सबको जोड़ेंगे तो बैटरी के चार्ज के बराबर होना चाहिए, तो 20 में 12 ऐड करेंगे 32, 32 में 8 ऐड करेंगे तुरंत हो जाएगा 40। कहां गया? यहाँ पे 40 माइक्रोकूलम। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन था। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। तो एक बार समरी देख लीजिए जल्दी से। सीरीज के लिए Q का मान सेम होना चाहिए, वोल्टेज का मान इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डायग्राम आपको पीछे से आप देख लीजिएगा। 1/C इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। स्पेशल केस का फॉर्मूला हो जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर C/N। वही अगर पैरेलल की बात कीजिएगा तो पैरेलल में वोल्टेज का मान सेम रहता है लेकिन चार्ज का मान डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां से C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, और यहां से स्पेशल केस लेंगे तो N इंटू C हो जाएगा। बाकी मैंने अच्छा तरीके से क्वेश्चन भी किया है। अब एक टॉपिक है हमारे पास जो कि जिसका नाम है, यानी कि आपको हेडिंग डालना है डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैसे डालते हैं। डाइलेक्ट्रिक जिसको इंसुलेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब विद्युतीय क्षेत्र में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा जाता है तब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब कि इंसुलेटर को रखेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आ जाएगा। अब वो कैसे रखा जाता है ये हमें समझना है। जैसे कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसका एरिया का मान है A और ये भी एरिया है A, और चूंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो दोनों के बीच का एरिया सेम ही होगा। बीच के डिस्टेंस को D कहा गया और यहाँ पे प्लस Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यहाँ पे माइनस Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप जानते हैं कि सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में जाएगा E0, जो कि पहले ही आपको बता दिया गया, और यहाँ पे भी E0 है, लेकिन इसके बीच में एक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया गया है। यानी कि जो हमारा टॉपिक है ये जिसको मैंने यहाँ पे बोला है डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर्स। तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर्स में हम कर सकते हैं। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक को क्या करेंगे, कैपेसिटर्स के बीच में इंसर्ट कर देंगे जाकर। तो वही चीज यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया है और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया गया है जिसमें K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाएगा। यहाँ पे जो K है इस K का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 80 होता है और पानी के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे E0 जो है वो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं रहता तब इलेक्ट्रिक फील्ड होता। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया है तो इसका जो EI का मान है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां से सिग्मा I बराबर सिग्मा इंटू 1 माइनस 1/K हो जाएगा। इस फॉर्मूला को याद रखना है। और E0 बराबर E0 माइनस EI बराबर E0 बटा K, मतलब कि E0 का जो मान होगा वो K गुना कम हो जाएगा। इसका जो इनिशियल जो था E0 जो था उसका K गुना कम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखना है। मैं यहाँ पे कोई प्रूफ या डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा। अब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सब कहानी वही रहेगा। इसके बीच का डिस्टेंस D रहेगा, इस पर Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, प्लस सिग्मा माइनस Q माइनस सिग्मा, एरिया का मान A है। तो यहां से डेल्टा V बराबर U इंटू D हो जाएगा, यानी कि V0 बराबर U0 इंटू D हो जाएगा। ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, मतलब कि इसमें कोई इंसर्शन नहीं हुआ है, नो इंसर्शन। अब इसमें क्या किया गया कि विथ डाइलेक्ट्रिक, अब क्या किया गया कि इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया गया। तो इसमें भी एरिया चार्ज प्लस Q है, ये माइनस Q है, ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है।
तो यहां से चूंकि डेल्टा V बराबर E इंटू डी होता है तो डेल्टा V बराबर और E के बदला में नॉट बटा के लिखेंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही हम डालेंगे तो के गुना उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम हो जाएगा, तो E के बदला में नॉट बटा के और इंटू में डी लिखेंगे और ई नॉट इंटू डी के बदला में हम लिखेंगे V नॉट। तो यहां से V बराबर फॉर्मूला हो जाएगा V नॉट बटा के, मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के गुना कम हो जाएगा, वोल्टेज के गुना कम हो जाएगा, लेकिन इसका जो कैपेसिटेंस है, अच्छा कैपेसिटेंस आगे आएगा, पहले इतना याद रखिए कि इसका जो वोल्टेज है वो के गुना कम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी के गुना कम हो जाएगा। अब देखिए वोल्टेज कैपेसिटेंस की बात करते हैं। अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब इसमें कोई इंसर्शन नहीं हुआ हो तो सी नॉट का फॉर्मूला होगा Q बटा V नॉट, और जैसे ही हम इसमें ला देंगे मतलब कि अगर ये वाला सिचुएशन आ जाएगा तब यहाँ पर C बराबर फॉर्मूला लिखेंगे Q बटा V और Q और V के बदला में V नॉट बटा के, तो C बराबर के चला जाएगा ऊपर, Q बटा V नॉट, तो C बराबर के का के रहेगा और Q बटा V नॉट के बदले में लिखेंगे C नॉट। यानी कि अगर इन एयर की बात किया जाए तो कैपेसिटेंस जो होता है वो के गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो नोट में क्या आप लिखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करने पर सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k गुना हो जाता है, 1/k गुना हो जाता है, और k को क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा वोल्टेज, ये भी 1/k गुना कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा कैपेसिटेंस के गुना बढ़ जाता है, के गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पे के का मान देता है, के के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर में इस सवाल को पूछा जाता है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फील्ड, मतलब कि जब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पार्शियली अगर इंसर्ट कर देते हैं तब वहां पे आपको बताना होता है कि कैपेसिटेंस का मान कितना हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे प्रूफ के तौर पे लिखा है। तो लेट अस सपोज हमारे पास 2 पैरेलल कैपेसिटर है, इसमें प्लस Q चार्ज है, तो प्लस सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, माइनस Q पे माइनस सिग्मा हो जाएगा। एज यूजुअल पता है कि सिग्मा बराबर Q बटा A होता है। यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, E नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, जैसे इसमें हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो K गुना कम हो जाएगा, और इसका थिकनेस मान लेते हैं कि T है। ठीक है, T क्या है, T को कहेंगे थिकनेस। तो लेट अस सपोज आप ऐसा कीजिए कि जो मटेरियल है इसको पहले आप यहां कर दीजिए। ठीक, अगर ये मटेरियल यहां हो जाता है तो ये पूरा का पूरा T है और इसके बीच का डिस्टेंस D है, तो ये हो जाएगा D माइनस के। फिर से आप बात को समझिए, देखिए ये थिकनेस T है, तो थिकनेस T है तो इसका मान हो जाएगा T और पूरा का पूरा D है, तो जब इसको हम T कहेंगे तो ये हो जाएगा D माइनस के। ठीक है, मतलब कि इसको यहां पे ला देना है ऐसे, जैसे कि आप यहां पे आपने ला दिया, इसको आपने T बोला है क्योंकि इसका थिकनेस है, थिकनेस तो चेंज होगा नहीं। अगर ये T है तो ये बच जाएगा D माइनस T। तो अब क्या करेंगे, यहां से डेल्टा V बराबर फॉर्मूला लिखेंगे E इंटू डी। अब एक बार इसको यहां पे ला करके फॉर्मूला यूज करेंगे और जो बच जाएगा उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डेल्टा V बराबर E नॉट। अब जब इसको यहां पर हम ला देंगे, यानी कि जब इसको हमने क्या किया कि यहां पे ला दिया, तो यहां पर जो डिस्टेंस बचेगा वो D माइनस टी बचेगा, तो उसके लिए यूज होगा यहां पर E नॉट इंटू डी माइनस टी और प्लस, और चूंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ जाएगा E नॉट बटा के और इसका थिकनेस है T, तो यहाँ पे लिख देंगे T। E नॉट हो गया कॉमन, तो D माइनस टी और प्लस T बटा के, E नॉट के बदले में लिखेंगे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी प्लस T बटा के,
तो डेल्टा V बराबर सिग्मा के बदला में Q बट्टा A लिखेंगे, यहाँ पे दिखाया गया है, और बट्टा एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के, और डेल्टा V और Q को यहाँ रख देंगे, और यहाँ पे D माइनस टी प्लस टी बाई के और बट्टा में एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और चूंकि डेल्टा Q और बट्टा डेल्टा V बट्टा Q को 1/c कहते हैं, और 1/c का रेसिप्रोकल करेंगे तो c हो जाएगा, तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू A ऊपर चला जाएगा, और बट्टा में D माइनस टी प्लस टी। ये जो प्रूव किया गया है, ये प्रूव आपको याद करके जाना है, ये कैपेसिटर से सवाल पूछने की संभावना होती है। ठीक, तो यहाँ से कैपेसिटेंस खत्म हो गया। तो इस बात की मैं यहाँ से श्योरिटी देता हूं कि अगर किसी भी बच्चा को अगर कैपेसिटेंस में प्रॉब्लम हो और ये वीडियो देख लेता है तो बोर्ड में कहीं से भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं से भी नहीं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 नंबर, 5 नंबर, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को उठाइए और इस वीडियो को आप देखिए, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।